रेडियो जागो 90.4 एफएम में महेश मिश्र आज स्टूडियो में राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट स्वामी अभिषेक देव जी आप स्टूडियो में आए और संयोग से एक पखवाड़े के बाद में विश्व योग दिवस है। करो योग रहो निरोग, कितना सार्थक है। ओम सभी को नमस्कार। योग आज के समय में युग धर्म बन चुका है। योग और आयुर्वेद को इस समय अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य हर व्यक्ति को जरूरी है। इसलिए हमको योग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो केवल 21 जून को ही ना योग करें। कौन से ऐसे योगाभ्यास हैं हर व्यक्ति सहजता से सीख सकता है और कर सकता है? जिनके पास कम समय हो लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हों, उसमें आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम हो और कुछ वो कौन से सूक्ष्म व्यायाम है? जैसे जिसको हम हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। हाथों का सूक्ष्म व्यायाम जो है हाथों की कलाइयों को घुमाना है और गर्दन को चारों तरफ घुमाना है, राउंडिंग करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर कंधे पर हाथ रखकर गोल गोल कंधे को संचालित करना है। यह है सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को सीधा करके बैठ जाएं, उसका सूक्ष्म व्यायाम करें, घुटनों का करें, अंगुलियों का करें और चक्की चलाएं बैठ के। तो ये सूक्ष्म व्यायाम है कमर के लिए। चक्की कैसे चलाएं? सीधा दंड आसन में बैठ जाएं, दोनों हाथ सामने की ओर रखें, फिर क्लॉकवाइज आगे की तरफ, जैसे चक्की माताएं घर में चलाती थी आटा पीसने के लिए जी। उस प्रकार चक्की चलाएं। एक बार क्लॉकवाइज चला लें, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे पूर्ण पहले एक तरफ चलाएं, फिर दूसरी तरफ उसको दूसरी तरफ चलाएं। 5-5 बार 10-10 बार चला लें तो इससे कमर का दर्द ठीक हो जाता है, पेट भी कम होता है। जिनको अपना वेट और पेट कम करना है उनके लिए बहुत जरूरी है। क्या योग भी महिला और पुरुष के लिए एक जैसे हैं कि अलग अलग? जी हाँ, योग पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए एक जैसा ही है, परंतु जैसे माताओं में कभी कभी कोई बीमारियां आती हैं, कोई दिक्कतें आती है, पीरियड्स आते हैं, उस समय कपालभाति या उस समय ज़्यादा बल कारक व्यायाम नहीं करना चाहिए 4 से 5 दिन। बाकी सबके लिए सामान्य रूप से सारे योग हैं। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, हमारे जो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, ये 8 प्राणायाम है। प्रणव प्राणायाम ये सभी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। केवल जैसे ऑपरेशन किसी को हो जाए, बड़ा ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन हो जाए या कहीं किडनी का ऑपरेशन हुआ है या हृदय ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो 3 महीने तक कपालभाति नहीं करेंगे, लेकिन 24 घंटे बाद अगर वो होश में है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए सामान्य है। बच्चों के लिए कोई विशेष अलग से योगासन? बच्चों के लिए विशेष है, हाइट बढ़ाने के लिए 4-5 आसन है। पहला तो शीर्षासन है, सिर के बल खड़ा होना है। तो प्रथम में शुरुआत जब करते हैं तो दीवार में लगकर करें, गद्दे पर सहारा बना ले दीवार को और खड़े। और ताड़ आसन, सीधे खड़े हो जाएं, पंजे पर खड़े होना, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। ये ताड़ आसन हो गया। बैठ के पश्चिमोत्तान आसन, हल आसन और चक्रासन, ये 5 आसन बच्चों की हाइट और ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जो उनके शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों के लिए 5 आसन खास बच्चों के लिए ही है। तो छोटे बच्चे कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं जिनका अभ्यास है। बाकी शीर्षासन बड़े भी करते हैं और शीर्षासन बच्चे भी कर सकते हैं। चक्रासन बड़े नहीं कर पाते, ज़्यादा उम्र वाले बच्चों को बहुत सहजता से होता है चक्रासन। कैसे करें चक्रासन? चक्रासन जैसे आप लेट जाएं और दोनों पैरों को जमीन पर लगाएं, हाथ की हथेलियों को पीछे लगाएं और पेट बीच से उठा दें, तो ये चक्रासन है। इसको 30 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। कोई भी आसन आप करें तो 30 सेकंड तक होल्ड रखें और उसके बाद आप रिलैक्स कर दें अपने आप को, बॉडी को छोड़ दें, फिर दूसरा आसन करें। अभ्यास बनाते बनाते आप 1 मिनट तक, 5 मिनट तक भी कर सकते हैं एक आसन, कोई भी आसन। हाँ, अभी आपने कुछ आसन के नाम गिनाए, उसमें भस्त्रिका आपने ये प्राणायाम है। शारीरिक व्यायाम करते हैं तो उससे हमारा शरीर का हार्डवेयर, हमारे शरीर का जो बाहर का पार्ट है ये मजबूत होता है, लेकिन अंदर का जो हमारा हार्ट है यानी दिल और हमारा जो फेफड़ा है, हमारा जो इंटेस्टाइन आते हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है, किडनी है, ये सारी कैसे मजबूत हों, तो उसके लिए प्राणायाम बनाया गया है। तो प्राणायाम से जो पहली भस्त्रिका प्राणायाम है वो लंबी गहरी सांस लेना है और फेफड़े में भरना है, बाहर सांस छोड़ना है। ये क्रिया 5 मिनट तक लगातार आप लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इससे आप दमा है, आपको खांसी है, आपको जुकाम है, आपको चलते श्वास संबंधी रोग, इससे हाँ दुनिया का कैसा भी रोग हो श्वास संबंधित वो ठीक हो जाएगा। कपालभाति के क्या लाभ है और कैसे करें, इतना हमारे श्रोताओं को बताएं। कपालभाति प्राणायाम
श्वास को बाहर निकालना है। जैसे खांसते हैं तो खांसते समय हवा बाहर निकलती है, वैसी प्रकार हम नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। झटके से श्वास बाहर निकालना है, मुख बंद हो, श्वास बाहर निकलेगी नाक से, फिर अपने आप ऑटोमेटिक श्वास अंदर भी जाएगी। ये कपालभाति प्राणायाम किसी को बड़ी बीमारी हो, शुरुआत में तो 5 मिनट से शुरू करेंगे और ले जाकर आधा घंटा तक। किसी को शरीर में गांठ है, कब्ज है, एसिडिटी है, शरीर में किसी भी प्रकार का लाइपोमा है, जो गांठें हो जाती हैं उसको लाइपोमा बोलते हैं, स्किन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये कपालभाति प्राणायाम रामबाण है। अनुलोम विलोम की बात आई है, कैसे करते हैं, उसके क्या लाभ अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम पहला दाहिना हाथ उठाएंगे और हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका के छिद्र को बंद करेंगे। बाईं नासिका से श्वास को लंबी गहरी श्वास खींचेंगे, फिर 2 अंगुलियों से बाईं नासिका बंद करेंगे और दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ेंगे। फिर जिससे हमने श्वास बाहर निकाला है उसी से वापस, और फिर बाईं नासिका से बाहर करेंगे। फिर वही प्रक्रिया लगातार हम, मतलब एक बार सांस खींचना और फिर निकालना, ये अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम है। इसको सूर्य, इसके लाभ क्या है? सिर में दर्द, आंखों में जलन, नजला जुखाम, खांसी जिनको होती है उनके लिए अनुलोम विलोम रामबाण है। अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारे भीतर जो ब्रेन में कैलोरी ऊर्जा बर्न होती है, हमारे भीतर जो सेल है उस सेल के अंदर जो सुसुप्त शक्ति है वो रीजनरेट होती है। तो जागृत हो जाने से हमारे पूरे शरीर में संचार होता है एक ऊर्जा का, और हमारा माइंड, हमारा ब्रेन बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि दुनिया में अगर आपका ब्रेन नहीं ठीक है तो आपका अच्छा शरीर भी रहकर कोई काम का नहीं। अभी उज्जाई की बात की, उज्जाई प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणस्य आयामः। हम अपने शरीर में प्राण को इकट्ठा करें, रोक कर रखें, ताकि हमको बाहर से आने वाली बीमारियां ना लगे। तो उज्जाई प्राणायाम है टॉन्सिल के लिए, थायराइड के लिए। कैसे करते हैं? पहले श्वास को अंदर भरेंगे, श्वास पूरा बाहर निकाल दें और गले से संकुचन करते हुए श्वास को अंदर, संकुचन मतलब गले को खींचना है, सिकोड़ना है और अंदर खींचना है आवाज करते हुए। श्वास को खींचकर अंदर भरेंगे, यथाशक्ति श्वास रोक कर रखेंगे, फिर बाईं नासिका से श्वास बाहर करेंगे आवाज करते हुए। जो पहली बार उज्जाई प्राणायाम करेंगे उनको हल्का खांसी आएगी, तब समझ जाएंगे कि मेरा सही हो रहा है। ये उज्जाई प्राणायाम, क्योंकि टॉन्सिल के लिए, थायराइड के लिए 7 बार से लेकर 21 बार, और ज़्यादा थायराइड बढ़ा हुआ है तो आप 31 बार कर सकते हैं, और आप 15 दिन के अंदर देखेंगे आपका बहुत लाभ होगा। आपने भ्रामरी की चर्चा करी थी। जैसे भंवरा गुंजार करता है वैसे हम अपने मुख को बंद करके, होठों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, एक अंगुली माथे पर, अंगूठे के पास वाली जो अंगुली उसको तर्जनी बोलते हैं, और जो अंगूठा है उसके कान के छिद्रों को दोनों को बंद करेंगे। तर्जनी अंगुलियां माथे पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, और मुख बंद करके चेहरे पर कोई सिकन ना हो, कोई तनाव ना हो। पहले श्वासों को खींचेंगे, फिर भंवरे की तरह गुंजार करते हुए ओमकार का नाद करेंगे अंदर से। ओमकार का नाद ना सांस करें, छोड़ते समय। जी, श्वास छोड़ते समय मुख बंद रहेगा, नासिका से आवाज करते हुए ओम का नाद करना है। जिनको ओम का नाद नहीं कर पाए तो भंवरे की तरह गुंजार करें। इससे क्या है, आपके भीतर ब्रेन में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, मन बहुत चंचल है, या आपके मस्तिष्क में हमेशा दर्द रहता हो, तो आप भ्रामरी प्राणायाम करवाएं। या कई लोगों को आपने देखा होगा कि बोलने में हकलाते हैं, तो उनके लिए भी भ्रामरी प्राणायाम माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, यानी स्थिर करने के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जैसे बड़ी उम्र, बढ़ती उम्र में क्या है कि हम भूलते हैं चीजों को, स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है भ्रामरी प्राणायाम। आपने उद्गीत की चर्चा करी है। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम आता है। सीधे बैठ जाएं किसी एक सुख आसन में, एक ध्यान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी, अंगूठे के पास वाली अंगुली को ऐसे जोड़ लेंगे लगाकर ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं, और ओमकार का नाद करेंगे। ये उद्गीत प्राणायाम है। इसके क्या लाभ है? उद्गीत प्राणायाम से गला और हमारा पूरा गले से लेकर पेट तक, कहते हैं कि जठराग्नि जो हमारी है, एक भीतर अग्नि है और एक बाह्य अग्नि है।
बाहर सूर्य अग्नि देता है और अंदर शरीर के अंदर जठराग्नि है। तो उद्गीत प्राणायाम करने से हमारा भोजन का पाचन अच्छा होता है, जठराग्नि मंद है तो जठराग्नि तीव्र हो जाती है, हमारी चंचलता स्थिर हो जाती है। ये उद्गीत प्राणायाम के लाभ है। अन्य कैसे योगासन है? कमर के हिसाब से अलग सूर्य अलग। नमस्कार की बात करिए, सूर्य नमस्कार कैसे करें? सूर्य नमस्कार एक तो सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को जोड़ के, और श्वास भरते हुए पीछे की तरफ हाथों को ले जाएं, दोनों हाथों को। पहला नमस्कार आसन, दूसरा ऊर्ध्व हस्त आसन, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए माथा घुटने से लगाएं और दोनों हाथ पैरों के पंजे के पास रखेंगे। ये है पादहस्त आसन। फिर एक पैर पीछे जाएगा, एक पैर पे बैठ जाएंगे, इसको दक्षिण अश्व संचालन आसन बोलते हैं। फिर दोनों पैर पीछे जाएंगे, दोनों हाथ सामने 1-1 फीट के फासले में होंगे, पर्वत की तरह आकृति हो जाएगी, इसको पर्वतासन कहते हैं। फिर आगे दंड जैसे मारते हैं, आगे झुकेंगे, छाती जमीन से लगाएंगे, तो साष्टांग नमस्कार इस आसन का नाम है। फिर आगे भुजंगासन। भुजंगासन से तात्पर्य अर्थात दोनों हाथ जमीन पर होने चाहिए और पेट और पीठ जमीन की ओर धंसे होने चाहिए और गर्दन आगे की ओर दिखनी चाहिए, आपके सामने देखें। ये भुजंगासन। इसके लाभ? हमारे कमर की जितनी हड्डियां हैं, L4 L5 सर्वाइकल से लेकर जितनी हड्डियां हैं, 33-34 हड्डियां हैं, ये सारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और सर्वाइकल कभी नहीं होता आपको। ये भुजंगासन के लाभ है। ऐसे फिर वही भुजंगासन के बाद फिर पर्वतासन, फिर उसके बाद पर्वतासन आसन के बाद फिर पहले दक्षिण अश्व संचालन आसन हमने किया था। अब जब वापस आते समय वाम अश्व संचालन आसन करेंगे। फिर वैसे पादहस्त आसन करेंगे, दोनों हाथों को पास में लगाएंगे पंजे के पास, माथा घुटने से। फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, ऊर्ध्व हस्त आसन। उसके बाद नमस्कार। ये 12 अभ्यास हैं सूर्य नमस्कार के। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। सूर्य नमस्कार आप कोई भी छोटा बच्चा से लेकर बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार सबके लिए अनिवार्य रूप, और इसमें संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। ये मंडूक आसन क्या होता है? हाँ, मंडूक बोलते हैं मेढक को। तो सीधे वज्र आसन में हम बैठ जाएं, जैसे हम दोनों पैर आपस में सटा लेंगे और पंजे पीछे की ओर रहेंगे, घुटने ज़मीन पर रहेंगे और आपकी थाई पंजे से मिलती हुई रहेगी, बैठ जाएंगे। फिर सीधे बैठेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, श्वासों को बाहर करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और मुट्ठी अंगूठा जो है वो पेट की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ। श्वास बाहर निकाल के नाभि को अंदर खींचेंगे और मुट्ठी लगाएंगे पेट पे, आगे झुकेंगे, यथाशक्ति श्वासों को रोक कर रखेंगे जब तक आपकी इच्छा हो, जब तक आपकी क्षमता हो, और गर्दन आगे की तरफ देखते रहें। ये है मंडूक आसन। मंडूक आसन से आपका जितना पैंक्रियाज है, किडनी है, आपके इंटेस्टाइन आंतें जो हैं, ये सबल और मजबूत हो जाती हैं। क्योंकि जो डायबिटीज रोग होता है वो आपके पैंक्रियाज जो लीवर होता है वो ठीक से काम नहीं करता है, तभी डायबिटीज होता है। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो भोजन के बाद कर सकते हैं। भोजन के तुरंत बाद। कितनी देर तक? आप 10 मिनट 15 मिनट तक अभ्यास हो तो आधा घंटा अभ्यास जितना हो पाए आपका। इसके लाभ हैं, कैसा भी गरिष्ठ भोजन किया है पचा देता है, क्योंकि हमारे शरीर में 6-7 लीटर ब्लड होता है, पैरों में जो संचरित होता है। वज्रासन में बैठने से वो पैर की नसें बंद हो जाती हैं, रुक जाता है ब्लड, और वह ब्लड हमारे पेट में ही जाता है, मिलता है, तो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। भोजन को पचाने के लिए गर्मी चाहिए, उस गर्मी से भोजन जल्दी पचता है। यह है वज्रासन के लाभ। इसके अलावा एक गोमुख आसन भी कहा जाता है, वो कैसे करें और उसके क्या लाभ है? गोमुख आसन, जैसे बाएं पैर पे आप बैठ रहे हैं, मूलाधार आपका बाएं पैर पे है और दाहिना पैर उसके ऊपर से लेकर पैर को पीछे की ओर रखना है, और जो पैर ऊपर से क्रॉस किया आपने, कुर्सी पर जैसे बैठते हैं पैर क्रॉस करके बैठते हैं, उसी प्रकार पैर क्रॉस करके पीछे लाना है, पंजे पीछे होंगे, और जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर करेंगे। पीछे से एक हाथ नीचे से कमर के ले जाएंगे और एक हाथ ऊपर सिर के पीछे से पीठ पर ले जाके, एक पीछे से एक ऊपर से। हाँ, हाथों को पकड़ना है, कंगन जैसे बनाते हैं। लगातार आपको 4-5 मिनट कर। इससे क्या लाभ मिलेंगे गोमुख आसन से? गोमुख आसन से आपके रीढ़ की हड्डी और आपका जो प्रोस्टेट है, जैसे मूत्र संबंधित कुछ लोगों को रोग हो जाता है, दिक्कतें हो जाती है ना, तो ये बहुत रामबाण है। तो गोमुख आसन आप 4-5 मिनट लगातार करेंगे दिन में, जब भी आपको समय मिले। भोजन के लगभग 5 घंटे बाद आसन और प्राणायाम कर सकते हैं। पवन मुक्त आसन की बात करी है, जो पवन मुक्त आसन कैसा होता है जो चर्चा में रहता है? पवन मुक्त आसन गैस कब्ज एसिडिटी के लिए है। पवन मुक्त आसन पीठ के बल लेट जाएं, सीधा ऊपर रहें
और पवन मुक्तासन 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक एक पैर से कर सकते हैं, जिनका शरीर ज़्यादा मोटा होता है उनसे होता भी नहीं है, तो एक एक पैर से कर लें। दोनों हाथों को कंगन बांधेंगे, सीधा लेट जाएं, एक पैर को अपने पास ले जाएं और माथा घुटने से लगाने की मतलब कोशिश लेट करें। के पैर को खींचें और जैसे फिर दोनों हाथों से पैर को पकड़ें। पकड़ें, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपने पैरों को अपने पास ले जाते हैं। कभी कभी आपने देखा है कुछ कुछ बच्चे अपना पैर ही अपने मुख में लाकर पैर हाँ, पीते हैं। छोटे उसी प्रकार बच्चे। पवन मुक्तासन, जी तो बच्चों का दूध पच जाता है, बच्चे ऐसे खेलते हैं। और जब भी पवन मुक्तासन करना है तो श्वास को बाहर निकालेंगे, जब पैर खींचेंगे तो श्वास बाहर बाहर निकालें, निकालेंगे, जिससे पेट पर दबाव न रहे। दबाव ना रहे। ये डायबिटीज के लिए भी है, मोटापे के लिए भी है, और कब्ज एसिडिटी के लिए पवन मुक्तासन, रीढ़ की हड्डियों के लिए भी पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है। और दिमाग में किसी प्रकार का टेंशन ना रखें। आध्यात्मिक रूप से हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है और स्वस्थ रहते रहते समाज की सेवा करना है। ऐसा काम करो संसार में कि दुनिया देखे, दुनिया याद रखे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। ये संकल्प लेना हमको। ये स्वामी जी, आप रेडियो जागो 90.4 एफएम में आए और आपने विभिन्न आसनों के माध्यम से बताया, प्राणायाम से लेकर और योगाभ्यास के बारे में। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी का। ओम प्रणाम।